एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला कुमार की बेटी सीता और उस गांव में सबसे बड़े जमींदार की बेटी रूपा बचपन की सहेलियां थीं। दोनों गांव में एक साथ खेलती थी, एक स्कूल में जाती थीं और रोज पहाड़ के पीछे वाले मैदान में मिला करती थीं। वो गांव में एक ही स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। वो अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटती थी। सीता के पिता भोला कुमार जमींदार प्रताप सिंह के यहाँ काम करते थे, पर रूपा को इस बात का जरा भी घमंड नहीं था। वो सीता को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी। दोनों सहेलियां जब अपने काम से फ्री हो जाती, वो पहाड़ी के पीछे झरने के पास बैठकर बातें करती थी। आज रूपा जल्दी आ गई थी। वो वहीं झरने के किनारे पर बैठकर अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ सीता आ गई। अरे तू इतनी देर से क्यों आई है? मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। तो कुछ समझती नहीं है यार। अरे रूपा, मैं इतनी जल्दी कैसे आ सकती हूँ? शहर से मेरे भैया राहुल आए हैं और घर में इस समय काम भी बहुत ज्यादा है। मैं अकेली जान इतना काम कैसे करूं? चल चल ठीक है, कोई बात नहीं, पर तू आ जाया कर यार टाइम से। तुझे पता है ना, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा ओके, मैं आ जाऊंगी बहन टाइम से। दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं। बातें करते करते अंधेरा हो जाता है। तभी वहाँ सीता का भाई राहुल आ जाता है उसको लेने। चल बहन, अब घर चल, काका तुझे बुला रहे हैं। सीता रूपा को बाय करके वहाँ से चल पड़ती है, पर राहुल की नजर जब रूपा पर पड़ी तो वो उसको देखता ही रह जाता है। रूपा भी उसको देखकर अपनी नजरें झुका लेती है। राहुल अपनी बहन से रूपा के बारे में पूछना तो चाहता था, पर वो अपनी छोटी बहन से कुछ नहीं पूछता है। एक दिन की बात है, दोनों सहेली जंगल में घूम रही थीं। तभी उनको बहुत सुंदर से गीत की आवाज सुनाई देती है। वो गाना सुनकर उधर ही चली जाती हैं। तभी सीता बोली, अरे ये तो राहुल भैया की आवाज है। मतलब ये रोज घर से आके यहाँ जंगल में गाना गाते हैं। मैं आज ही इनकी शिकायत बाबा से कर दूंगी। बाबा ने इनको गाना गाने से मना किया है, पर ये मानते ही नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, इनकी शिकायत मत करना तुम। अपने भैया से कहो ना, वो मुझे भी गाना सिखा दे। ना, मैं नहीं बोलूंगी भैया से, वो बहुत खतरनाक है, वो मुझे डांटेंगे। ये कहकर दोनों वहाँ से अपने अपने घर की तरफ चली गईं। पर रूपा को राहुल की आवाज बहुत ही सुरीली लगी। वो अपने घर तो चली गई, पर घर आकर उसे नींद नहीं आती। वो राहुल के बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन वो अकेली ही जंगल में जाती है और राहुल का गाना सुनने लगती है। धीरे धीरे वो राहुल के पास बढ़ती चली गई। राहुल उसे अपने पास खड़ा देखकर चौंक जाता है। अरे मैं कोई भूत थोड़ी हूँ जो तुम मुझे देखकर डर गए। तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इधर चली आई। मैं गांव में ही रहती हूँ, तुम्हारे घर के पीछे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आओ बैठो ना। ऐसे ही उनकी बातों का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। रूपा सोचती है, इससे तो मैंने झूठ बोला है। वो अगले दिन अब मिलने नहीं जाएगी। लेकिन शाम होते ही उसका मन फिर से बात करने के लिए छटपटाने लगा और उसके पैर खुद ही जंगल की तरफ मुड़ जाते हैं। वहाँ राहुल पहले से ही रूपा का इंतजार कर रहा था। वो उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। राहुल, तुम क्या करते हो? मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अभी अभी बैंकिंग का पेपर दिया है, बस उसी के रिजल्ट का इंतजार है और पेपर निकल जाएगा, ये मुझे पक्का भरोसा है। ये सुनकर रूपा बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं।
वो दोनों छुप छुप के जंगल में मिलने लगे। रूपा अपनी और राहुल की मुलाकात की बात कभी भी सीता को नहीं बताती है। कभी कभी सीता उसका पहाड़ी के पीछे इंतजार करती, पर वो अब नहीं आती थी। वो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इसी तरह 2-3 महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ने लगता है। एक दिन राहुल रूपा से कहता है, रूपा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम मुझे अपने पिताजी का नाम बताओ ना, ताकि मैं अपने बाबा को तुम्हारे पिताजी से मिलने भेज सकूं। वो सुन रह जाती है। अरे, अगर मैंने सच बोला तो ये नाराज हो जाएगा। अगर झूठ बोलूंगी तो गांव में किसका नाम दूंगी? वो डर जाती है। सुनो, मैं तुमको अपने घर का पता कल बताऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। वो ऐसा बोलकर फटाफट वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। वो भागती हुई अपनी सहेली सीता के पास जाती है और सीता को सारी बात बता देती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब क्या होगा? तू जा अब अपने घर वापस, भैया को मैं संभालती हूँ। अगले दिन राहुल उसका जंगल में इंतजार करता है। वो जंगल में नहीं आती। वो बेचैन होने लगता है। वो अब परेशान है। वो अब बहुत परेशान हो चुका था। क्या करूँ अब? रूपा तो मुझे अपने घर का भी पता बताकर नहीं गई। इतने बड़े गांव में उसको कैसे ढूंढूंगा? फिर सीता और रूपा पहाड़ी के पीछे मैदान में मिलते हैं। तुम्हारे भैया का क्या हाल है? भैया ठीक है, पर तुमको लगातार ढूंढ रहे हैं। मैं उनकी परेशानी जानती हूँ, लेकिन मैं अभी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। भैया रोज जंगल में जाके उसी जगह तुम्हारा इंतजार करते हैं। यार, हाल तो मेरा भी खराब है, पर मैं उनको कुछ बता नहीं सकती। तुम अपने भैया का ध्यान रखना। फिर दोनों सहेली अपने घर की तरफ निकल पड़ी। शाम को राहुल अपनी बहन सीता से रूपा के बारे में पूछता है। भैया, मुझे नहीं पता कुछ भी। वो तुम्हारी सहेली है और तुमको नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं भैया, मुझे सच में कुछ नहीं पता। एक दिन भोलू कुमार की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो दवाई खाने से भी ठीक नहीं होता। तो राहुल अपने काका को काम पर जाने से मना कर देता है। सुनिए काका, आज आप काम पर मत जाइए। पर बेटा, मैंने 20 साल से बिना छुट्टी लिए काम किया है। जमींदार साहब क्या सोचेंगे? फिर मुझे सीता की शादी के लिए रुपए भी तो जमा करने हैं। काका, अगर बहुत जरूरी है तो आपकी जगह मैं काम पर चला जाता हूँ। तुम हवेली में क्या काम करते हो काका? मैं जमींदार साहब के जानवरों की देखभाल करता हूँ बेटा। काका, आप घर पर आराम कीजिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मैं आपकी जगह काम पर जाऊंगा। पर बेटा, तुम इतना पढ़ लिख के ये सब काम कैसे कर पाओगे? अरे कुछ नहीं, मैं कर लूंगा बाबा। 2-4 दिन की ही तो बात है। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम बड़े हो गए हो, हमारी क्यों सुनोगे? अगले दिन सुबह सुबह राहुल जमींदार के घर काम करने पहुंच जाता है। राहुल को देखकर जमींदार उसे पहचान नहीं पाता है। मैं भोलू कुमार का भतीजा। काका की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए मैं उनके बदले काम करने आया हुआ हूँ। अब तक तुम्हें गांव में कभी नहीं देखा। मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, तो चाचा जी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने ही मुझे शहर में पढ़ाया लिखाया और मैं ज़्यादातर शहर में ही रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही गांव आया हूँ। जल्दी ही नौकरी लग जाएगी, रिजल्ट का इंतज़ार है बस। जमींदार उससे बात करके बहुत खुश हो जाता है। ठीक है बेटा, जाके तुम अपना काम करो। फिर राहुल अपने काम में लग जाता है। काम करते करते उसे दोपहर हो जाती है। वो हवेली के अंदर पानी लेने के लिए जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है, उसकी नजर पड़ी रूपा पर। वो उसे देखकर चौंक गया। अरे, ये तो मेरी रूपा है। इसने मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्या इसे इतना भी भरोसा नहीं? क्या ये मेरे दिल के साथ खेल रही थी अब तक? हाँ, ये मेरे साथ खेल रही थी अब तक। मैं भी कितना नासमझ था जो इसको प्यार समझ बैठा।
रूपा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या तुम मुझे बता नहीं सकती थी? वो अपने घर आकर लेट जाता है। रूपा, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम मुझे बता भी दे सकती थी। वो सोच सोच कर बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ सीता आ जाती है। वो भी काफी चिंतित होती है। भैया चलो खाना खा लो। तभी राहुल बोला, क्या तुमको रूपा ने मना किया था? वो अपने भाई को बताना तो चाहती थी। रूपा को तुम बहुत पसंद हो, वो तुमको ही चाहती है, पर बड़े बाप की बेटी है, गलती भैया की भी नहीं है। पर वो अपने बड़े भाई से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। वो चुपचाप उठकर बाहर निकल जाता है। अगले दिन दोनों सहेलियां पार्क में मिलती हैं। अगर तुम भैया को चाहती हो तो उनसे बात करो, वरना उनके मन में तुम्हारे प्रति नफरत पैदा हो रही है। वो राहुल से बात करने की ठान लेती है। अगले दिन राहुल फिर हवेली पर काम करने जाता है। रूपा उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर राहुल उसको इग्नोर करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ भोलू कुमार की तबीयत भी सुधर जाती है। अगले दिन वो उठकर देखता है कि राहुल अपना बैग पैक करके बाहर खड़ा है। अरे भैया, आप कहाँ चले? मैं बस वापस शहर जा रहा हूँ। मुझे वहाँ पर कुछ जरूरी काम है। और वो वहाँ से बस पकड़कर चला जाता है। तो रूपा बहुत दुखी सी अपनी बालकनी में खड़ी थी। मैंने झूठ क्यों बोला राहुल से? सीता और रूपा बहुत अच्छी सहेलियां थीं। वो हर जगह साथ जाती, सारे काम साथ करती। तभी एक दिन सीता का भाई राहुल गांव में आता है और उसको और रूपा को प्यार हो जाता है। पर रूपा की एक गलती की वजह से राहुल उससे दूर हो गया और वो गांव छोड़कर वापस शहर चला गया। वो गांव छोड़कर चला गया और उसने मुझसे बात तक नहीं की। उसको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब वो अपनी हवेली से बहुत ही कम बाहर निकलती है। वो अपने आप को अपने कमरे में कैद कर लेती है। राहुल के शहर जाने के बाद मानो वो हंसना खिलखिलाना भूल ही गई थी। बस कभी कभी अपनी सहेली सीता से मिलती है। एक एक करके कई महीने गुजर गए। एक दिन सीता को उसके भाई राहुल की चिट्ठी मिली। राहुल की शहर में बड़े बैंक में नौकरी लग गई थी। उसने अपने काका और अपनी बहन सीता को अपने पास शहर बुलाया है। वो अपने पिता के साथ शहर जाने के लिए तैयार होने लगी। भोला कुमार जमींदार के पास जाता है और अपनी पगार का पैसा लेता है और वो बोला, साहब, राहुल ने मुझे शहर बुला लिया है। मैं अब कल से काम पर नहीं आऊंगा। अब मैं राहुल के साथ ही शहर में कुछ काम करूंगा और वहीं रहूंगा। भोला कुमार, जब भी गांव की तरफ आओ तो हमारे यहाँ जरूर आना। सीता और काका शहर के लिए निकल जाते हैं और शाम होते ही वो पहुंच जाते हैं शहर और वहां से वो जाते हैं राहुल के घर। सीता घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं। अब सीता भी चली गई। रूपा का बहुत बुरा हाल होने लगा। वो राहुल की यादों में ही खोई रहती पूरे दिन। उसका ऐसा हाल देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान होने लगे। उसकी माँ बोली, सुनो जी, हमारी बेटी की स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है। क्यों ना इसका एडमिशन अब शहर के किसी बड़े कॉलेज में करा दिया जाए। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रूपा के पापा उसका एडमिशन शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में करा देते हैं और रूपा भी इस बदलाव से बहुत खुश हो जाती है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कैसे भी शहर में एक बार राहुल मिल जाए उसे। उसके पापा उसको शहर का एक फ्लैट दिला देते हैं और वापस लौट आते हैं। अब वो रोज कॉलेज जाने लगी। एक दिन वो सब्जी खरीदने बाजार जाती है और वहीं उसे अपनी सहेली सीता मिल जाती है।
वो उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों वहाँ से एक होटल में चले जाते हैं खाना खाने। रूपा सीता के हाथ में सामान देखकर पूछती है, ये सब क्या है? अरे रूपा, भैया ने मेरी शादी तय कर दी है। 10 दिन बाद मेरी शादी है। रूपा, तू भी मेरी शादी में आएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। अगले दिन रूपा मस्त तैयार होकर नए कपड़े पहनकर सीता के यहाँ पहुँच जाती है। पर राहुल सुबह सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। रूपा दुखी हो जाती है। वो सीता से बोली, अरे सीता, कुछ काम हो तो बताओ। रूपा, अभी 9 दिन बचे हैं, बहुत काम है, बहुत खरीदारी करनी है। तुम तो जानती ही हो, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो तुम मेरे साथ बाजार चलो ना, हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी और हम बातें भी कर लेंगे। अरे अरे क्यों नहीं, मैं तो जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। दोनों सहेली मिलकर बाजार की तरफ निकल जाती हैं और इस तरह 4 दिन और बीत जाते हैं। रूपा सीता के घर रोज आती जाती, पर राहुल अब भी उसे नहीं मिलता। सीता बोली, किसी भी तरह राहुल भैया को अपने दिल की बात बता दे बहन। रूपा रोज राहुल से मिलने की उम्मीद लेकर सीता के घर आती है, पर राहुल उसे किसी भी तरह नहीं मिल पाता है। आज सीता की हल्दी की रस्म है। रूपा सुंदर सा पीला सूट पहनकर हल्दी में शामिल होने के लिए आती है। औरतें ढोलक और गाने गा रही थी। तभी किसी काम से राहुल अंदर आता है और रूपा से टकरा जाता है। वो रूपा को देखकर चौंक जाता है। वो वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। पीले सूट में रूपा बहुत सुंदर लग रही थी। वो वहाँ से फटाफट बाहर चला जाता है। रूपा मन ही मन सोचती है, आज तो वो राहुल से बात कर ही रहेगी। अब वो राहुल से बात करने का बहाना ढूंढने लगी। रूपा हर रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। दूसरी तरफ राहुल अपने कमरे में चला जाता है और पीछे पीछे रूपा भी उसके कमरे में आ जाती है। वो अपने कमरे में रूपा को देखकर दंग रह जाता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? जल्दी यहाँ से जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं इतने दिनों से तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम मुझे गलत मत समझो। पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर जो चाहे मुझे सजा दे देना। मैं तुम्हारी रूपा हूँ। कौन रूपा? रूपा तो जंगल में ही खो गई। मैं तो उस रूपा को जानता था जो तुम्हारी तरह झूठी नहीं है। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। वो जोर जोर से रोने लगती है। राहुल पिघल जाता है। उससे रूपा को रोता हुआ नहीं देखा जा रहा था। तुम मुझे बताए बगैर क्यों चली गई थी? तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? अगर तुम्हें पता चल जाता मैं कौन हूँ, तो ये जानकर क्या तुम मुझसे प्यार करते? तुम्हें देखते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। तुम्हारे गाने की आवाज सुनकर मेरा मन पागल हो जाता है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। मैं तुमको कुछ दिनों में सच बता देती, पर डरती थी कि तुम मुझे छोड़ ना दो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं इतने दिन तुमसे दूर रहकर मर मर कर जी रही थी। अब अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं मर जाऊंगी। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। मैं तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से तुमसे नाराज था। मुझे लगा कि तुम मेरे दिल से खेल रही हो। देखो रूपा, तुम रो मत। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। आज आ गया सीता की शादी का दिन। सब तरफ खुशी का माहौल था। रूपा आती है राहुल के यहाँ और साथ ही उसके माता पिता भी साथ आते हैं। रूपा गुलाबी गाउन में
बिल्कुल परी लग रही थी। राहुल उसको देखता ही रह जाता है। सीता की शादी की सारी रस्में हो जाती हैं। रूपा के माता पिता भी रूपा को लेकर गांव आ जाते हैं। रूपा के पिता उसकी माँ को एक फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं, सुनो, मैंने इस लड़के से हमारी बेटी रूपा की शादी तय कर दी है। तुम जाके रूपा को इस लड़के की फोटो दिखाओ। रूपा की माँ लड़के की फोटो लेकर रूपा के पास जाती है। रूपा फोटो देखने से इनकार कर देती है और रोने लगती है। रूपा की माँ डर जाती है कि आखिर क्या हुआ। रूपा, तू रो क्यों रही है? वो रोते रोते अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है। उसकी माँ उसको प्यार से समझाती है, मैं इस बारे में तुम्हारे पापा से बात करूंगी। राहुल में भी कोई बुराई नहीं है, वो भी अच्छी नौकरी करता है। उसके पास भी अब रुपया पैसा है, अपना घर है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। रूपा अपनी माँ की इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। शाम को रूपा की माँ रूपा के पिताजी से बात करती है। एक नौकर के भतीजे से मैं अपनी फूल सी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। उसकी माँ उनको समझाने की बहुत कोशिश करती है। जब रूपा ये सब सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है और वो एक चिट्ठी लिखती है घर छोड़कर चली जाने की। प्यारे पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर उससे भी ज्यादा मैं राहुल को चाहती हूँ। मैं राहुल के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती। मैं आपकी मर्जी के बगैर राहुल से शादी भी नहीं करूँगी और जिंदा भी नहीं रहना चाहती हूँ। पापा, ये मेरा आखिरी पत्र है और ये मेरे मरने के बाद ही आपको मिलेगा। आपकी बेटी रूपा। रूपा के माता पिता रूपा को ढूंढने लगते हैं। वो सब जगह रूपा को ढूंढते हैं, लेकिन रूपा का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर जमींदार अपनी पत्नी को लेकर राहुल के घर जाता है। राहुल उनको घर पर ही मिल जाता है। राहुल, क्या रूपा यहाँ आई थी? नहीं नहीं आंटी जी, रूपा यहाँ नहीं आई। रूपा के माता पिता टूट जाते हैं। वो रोने लगते हैं। उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। रूपा की माँ रोते रोते कहती है, तुमने अपनी जिद के कारण मेरी बेटी को मार दिया। इस लड़के में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अपने मान सम्मान की ज्यादा पड़ी है। बेटी की तो कोई चिंता नहीं है तुम्हें। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब जमींदार का अहम टूटने लगता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। राहुल भी परेशान हो जाता है। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, मैं रूपा को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वो सब वहाँ से निकलकर रूपा को ढूंढने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रूपा कहीं नहीं मिलती। राहुल उनको अपने घर ही रोक लेता है। जब तक बिटिया नहीं मिल जाती तब तक आप यहीं रहो। हम सब लोग बिटिया को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। राहुल पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा देता है। पुलिस के साथ रूपा को ढूंढने निकल जाता है। शाम को भोला कुमार के यहाँ उसकी बेटी और दामाद आते हैं और उनके साथ आती है रूपा। रूपा को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो पागल है, मरने जा रही थी, मुझे ये पुल के पास दिख गई। मैंने जब उससे पूछा तो इसने मुझे सब सच बता दिया। ये घर आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो फिर मैं इसको अपने साथ लेकर अपने ससुराल चली गई और अब इसे समझा बुझा कर लाई हूँ। अभी आपकी हर बात मानेगी, कोई जिद नहीं करेगी। जमींदार साहब सीता के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी बिटिया को बचा लिया। अब मैं वही करूँगा जो मेरी बेटी चाहती है। और जमींदार राहुल के साथ रूपा की शादी तय कर देते हैं और धूमधाम से उनकी शादी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?
जल्दी से हमें कमेंट में बताओ और ऐसी ही कहानियाँ रोज देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये है कुणाल, इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। ये अपनी पत्नी कुसुम के साथ बहुत बड़े बंगले में रहता है और उस बंगले में एक नौकरानी मोना भी रहती थी। उसकी एक बेटी थी राधा। वो सेठ के बेटे की उम्र की ही थी। दोनों हमेशा साथ खेलते हैं, घूमते फिरते हैं। और फिर एक दिन, सुन ना राधा, तो बड़े होकर हमारी दोस्ती को भूल तो नहीं जाएगी ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी दोस्ती तो पक्की वाली है। मोना के पति के मरने के बाद वो 10 साल से यहीं रह रही थी। उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी सेठ और सेठानी ही देते थे। वो भी कुणाल के साथ उसी स्कूल में पढ़ती थी। धीरे धीरे करके दिन निकलते हैं, दोनों बड़े हो गए। अब इधर राहुल भी बड़ा हो चुका था। उसकी पढ़ाई लिखाई समाप्त हो चुकी थी। अब उसने भी अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ राधा सरकारी टीचर बन गई थी। वो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। सेठानी उसकी बहुत तारीफ करती थी। अरे अरे, सब सुनो, मैंने अपने बेटे की शादी अपनी एक सहेली की बेटी के साथ तय कर दी है। और ये बात सुनकर राहुल बहुत हैरान हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं वो मन में राधा को लेकर फील करता था, लेकिन वो राधा की फीलिंग नहीं जानता था। अब वो राधा की फीलिंग्स जानना चाहता था। जैसा आप चाहो माँ। बेटा सुन, पहले लड़की से मिल लो। अगर तुमको पसंद आ गई तो ये बात आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने अपनी फ्रेंड को फोन लगाया। हेलो हेलो, अरे सुन, एक बार बच्चे मिल लेते तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। और फिर रश्मि और राहुल दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रश्मि, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। रश्मि ने भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी बातें बताई। रश्मि अमेरिका से फैशन डिजाइनिंग की डिग्री लेकर आई थी। मैं तो वही अमेरिका में रहना चाहती हूँ। मैं तो अपनी बहन की शादी में यहाँ आई थी। ठीक है, तो हम दोनों अपने घर इस शादी के लिए मना कर देते हैं। अरे अरे बेटा, कैसा लगा लड़का तुझे? अरे माँ, कहाँ वो और कहाँ मैं, ओल्ड फैशन सा है बहुत, अंकल जैसा लगा मुझे। और मैं उसके साथ जिंदगी तो क्या एक दिन भी नहीं निकाल सकती। बेटा, एक ही मुलाकात में किसी के बारे में ऐसी राय नहीं बनाते हैं। चलो ठीक है माँ, अगर मैं उसे पसंद हूँ तो देखते हैं आगे। ये सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है। वही रश्मि सोचती है कि राहुल अपने घर जाके मना कर देगा। वो अपने घर आ जाता है। अरे बेटा, आ गया तो कैसी लगी रश्मि तुझे? माँ, मुझे रश्मि से शादी नहीं करनी। मेरे दिल में तो कोई और है। कौन है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? कभी बताया नहीं इसके बारे में। क्या मैं उसे जानती हूँ? हाँ हाँ माँ, समय आने पर आपको सब बताऊंगा। मैं सही समय का इंतजार करूंगी, मुझे तुम जल्दी बता देना। और राहुल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपनी सहेली को फोन लगाती है। हेलो, हाँ बहन, तेरे बेटे को मेरी रश्मि कैसी लगी? उसे पसंद आई ना? अरे यार, माफ करना मुझे, राहुल किसी और से प्यार करता है। यही कारण है कि वो रश्मि से शादी नहीं कर सकता। हम चलो कोई बात नहीं। रात में सब डिनर के लिए आ जाते हैं। राहुल वहाँ नहीं आता। राहुल नहीं आया डिनर के लिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, वो बहुत थक गया है ना, तो वो अपने कमरे में सो रहा है। राहुल को रश्मि पसंद आई क्या?
माँ जी, रश्मि ने शादी से मना कर दिया। उसने अपनी सास से झूठ बोल दिया क्योंकि वो अपनी बेटी को परेशान होते हुए देखना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि सब लोग राहुल से सवाल पूछेंगे। मैं कैसे बताऊं राधा को अपने दिल की बात। ये सोच सोचकर पूरी रात निकल गई। जल्दी से तैयार होके वो राधा के पास जाता है। वो स्कूल में पढ़ाने जाने के लिए स्टैंड पर खड़ी थी। क्या मैं आज तुमको कॉलेज ड्रॉप कर दूं? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ कि ऑटो आए, पर आ ही नहीं रहा। सुनो, आज तुम कॉलेज से लौटते समय रेस्टोरेंट में मिलो। हाँ, बिल्कुल। वो फोन पहुंच जाती है। इधर राहुल बहुत सारे सपने देख रहा था। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। ये तो तुम हमेशा बोलते हो। तभी वहाँ एक और लड़का आता है। अरे राधा, ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड दीपू है और ये है मेरे बचपन का दोस्त राहुल। और ये देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहाँ मैं राधा को अपने दिल की बात बताना चाहता था और कहाँ ये सब। आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में काफी कुछ सुना है। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। राधा, तुमने कभी नहीं बताया दीपू के बारे में। बहुत बातें छुपाने लगी हो तुम। अरे ऐसी बात नहीं है राहुल, मैं तुमको इसके बारे में सब बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बिजी होने की वजह से बता नहीं पाई। अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है ना। रश्मि तुम्हें कैसी लगी? मैं उससे शादी नहीं कर रहा। अच्छा, तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम जानकर क्या करोगी? तुम इस दीपू के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो। राहुल ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वो अपने घर पहुँच जाता है। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रही हो? कोई बात है क्या? नहीं माँ, मैं ठीक था। वो अपने गम को छुपाने की कोशिश करता है और अपने कमरे में चला जाता है। इधर राधा की माँ आती है लड्डू लेकर। मेरी बेटी राधा की शादी फिक्स हो गई है। लड़का बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा दाम कमाता है और अच्छा काम करता है। लड़का एक प्रोफेसर है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तब तो अच्छा है। राधा मेरी भी तो बेटी है। मैं उसकी शादी इसी घर में करूंगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। अरे आज राधा जो भी है आपकी कृपा से ही है। मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? आज तक आप लोगों ने हमें बहुत सम्मान दिया है। राधा बेटा, मुझे क्यों नहीं बताया तूने? अरे काकी, आपसे कोई बात छिपाई है क्या मैंने? दीपू से मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। आज दीपू के घर वाले आ रहे थे राधा को देखने। उसके मम्मी पापा को राधा बहुत पसंद आती है और 2 दिन बाद सगाई की तारीख रख दी जाती है। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है ना, लेकिन मैं सारे काम संभाल लूंगी। राहुल को ये सब इतना जल्दी होता देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये दीपू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है शादी की? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों ना इसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करूं। अगर ये सच्चा भी है तो राधा के लिए अच्छा है। वो एक आदमी को दीपू के लिए हायर करता है और उसके बाद वो माँ बेटी को लेकर शॉपिंग पर निकल जाता है। और घर आने के बाद राहुल उस आदमी से मिलने चला गया जिसे उसने हायर किया था। बताओ क्या जानकारी मिली? सर, दीपू एक बहुत ही घटिया आदमी है। उसकी शादी हो चुकी है पहले ही, लेकिन उसके मम्मी पापा को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर तब भी दीपू ने चुपचाप शादी कर ली थी उससे, और वो राधा से शादी सिर्फ बच्चे के लिए करना चाहता है। अरे नहीं, मैं राधा की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। सुनो राधा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोले ना राहुल।
उसने दीपू के बारे में सारी बात बताई राधा को। वो दीपू के प्यार में इतनी अंधी थी कि राहुल की बातों पर भी विश्वास नहीं किया। तभी वो दीपू को फोन घुमाती है। हेलो दीपू, जल्दी से मुझे पास वाले रेस्टोरेंट में मिलो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो खुद भी राहुल के साथ वहाँ रेस्टोरेंट पहुँच गई। ये सुमन नाम की लड़की कौन है? वो मेरी फ्रेंड की बीवी है। कल मेरा फ्रेंड घर पर नहीं था तो वो मेरे घर आ गई। झूठा कहीं का, तो इससे सिर्फ बच्चे के लिए शादी कर रहा है ना, और उसके बाद तो इसे छोड़ देगा। सुनो, मुझे एक बार सुमन से मिलना है। अच्छा ठीक है, चलो। वो तीनों सुमन से मिलने जाते हैं। आइए। सुमन जी, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? अरे, वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। उन्हें एक केस के लिए बाहर जाना पड़ा है कुछ दिन के लिए। देखा राहुल, तुमको कोई गलतफहमी ही हुई थी। दीपू वैसा नहीं है जैसा इसके बारे में बताया गया है। अरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में कोई गलतफहमी हो गई। उधर दीपू को पहले ही शक था कि कोई न कोई उसके बारे में जानकारी जरूर निकालेगा, तो उसने अपने घर के सभी फोटोज बदल दी थी और वो दोनों बहुत खुश हो गए उनको पागल बनाकर। तो गाइस, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी बाकी है। अगर आपको इस स्टोरी का सेकंड पार्ट देखना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।